मेरा दूसरा जो प्रश्न है वो चूँकि आप पहाड़ी क्षेत्रों में काम किए हैं और ऐसी क्या विरासत है पर्यावरण आंदोलन का हिमाचल और कुछ पंजाब से जुड़े हुए इलाके में ऐसी क्या विरासत है जिसमें लोग इतने संजीदा हैं पर्यावरण चुनौतियों को लेकर के। और जब अभी जो हमारी पहली मुलाकात हुई आपसे, तो आप जिस तरीके से पट्टी बांधे हुए थे तो मुझे सुंदरलाल बहुगुणा जी याद आए। तो मैं कुछ खास अप्रोच जो हिमाचल के इस क्षेत्र में है पर्यावरण को लेकर के, वो ऐसी क्या चीज़ है जिसने पर्यावरण आंदोलन को इतना विकसित किया और उसमें आप भी एक वॉलंटियर के तौर पे पहचाने जाते हैं। इसका श्रेय अगर मेरे हिमाचली मित्र और रिश्तेदार मुझे माफ़ कर दें तो इसका श्रेय तो मैं उत्तराखंड को दूंगा। वैसे अगर हम देखें प्राचीन समय से, अगर आप अर्थशास्त्र में देखें तो चाणक्य राजा से कहता है कि इस राज में आपको अपने लिए जो ज़मीन चाहिए, जंगल चाहिए, पानी चाहिए, जो भी चाहिए वो आप कह दीजिए कि ये मेरी है। बाकी जो भी है आपके साम्राज्य में समाज का है और समाज उसकी देखभाल करेगा। तो राजे कहता है कि फौज के लिए अनाज चाहिए, इसलिए ज़मीन होगी खेती की। तो उसके साथ एक राइडर भी लगता है कि तो फिर आपको नहरें भी बनानी पड़ेंगी। फिर होता है कि परिवार को नहाने की जगह चाहिए, तो उसके लिए फलाना हौज या फलानी झील ये राज्य की होगी। और जंगल में मुझे शिकार करने का शौक़ है तो ठीक है, वो जंगल में मेरे हो गए। बाकी सब जो है समाज को दे दिया और समाज ही उसकी मैनेजमेंट करता था और साल के अंत में एक लगान दे देता। ठीक है, तो ये परंपरा रही और अंग्रेज़ों के आने तक ये इस परंपरा रही। चाहे वो दिल्ली की सल्तनत का राज हो या मुग़ल का राज हो, किसी और का भी हुआ हो, लेकिन ये जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, ये कायम रहा। तो आम लोग जो हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी ये समझ एक तरह से स्वाभाविक है कि अरे ये तो मेरा जंगल है, अरे ये तो हमारे पेड़ हैं। ठीक है ना, ये तो जो आप देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा खड्ड जो जा रहा है, ये तो पानी हमारा है। तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप उनकी रही है, ये परंपरागत हुआ है। अब इसमें एक बड़ा बदलाव आया 1865 में जब फॉरेस्ट एक्ट बना, फिर उसका रिवीजन हुआ 1870 के आसपास, फिर नॉर्दर्न इंडिया कनाल एक्ट बना लगभग उसी समय। तो इस तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत ने, ब्रिटिश एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ, उसने धीरे धीरे जो भी यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाले संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन, उसको अपने अंडर ले लिए और कहा कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है। और इसके प्रबंधन के लिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाएंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाएंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब जो बढ़िया जंगल थे वो तो उसने छीन दिए, लेकिन हमारे जो राजा राजवाड़े वगैरह थे, उनको लगा अरे अंग्रेज़ अगर ये सब ले रहे हैं तो मैं भी अपने इलाके में ऐसा ही करता हूँ। तो लोगों के और हक कम हो गए। अंत में उत्तराखंड में एक आंदोलन चला, लगभग जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसके आसपास की बात कर रहा हूँ। और उस समय
पेजेंट रिबेलियन हुआ कि ये जंगल हमारे हैं, ये हमारे परंपरागत हक हैं और ये हम रखेंगे। तो काफ़ी वहाँ पर आंदोलन चला और उसके साथ एक कुली बेगार सिस्टम था कि अंग्रेज़ आता है, कहता है कि भाई मुझे ये सब भार सामान उठा के ले जाना है, मुझे आप अपना श्रम दीजिए मुफ्त में, और वो लेता था। तो ये दो जो बातें थी ये इकट्ठी हुई तो एक पेजेंट मूवमेंट चला। और आपको शायद पता होगा कि इसकी अध्यक्षता की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1927 के बाद इस मूवमेंट को सफलता मिलती है। 1930 में कुमाऊं फॉरेस्ट रूल में संशोधन होता है जिसमें ये हक काफ़ी हद तक, पूरे तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक ये हक वापस लौटाए गए समाज को। और तब उत्तराखंड में एक विशेष वो क्या कहें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना, समाज का, सरकार का नहीं, वन पंचायत। पूरे देश में आज भी केवल उत्तराखंड और जो यूपी का मिर्ज़ापुर, पुराना मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोनों मिलाकर, वो उस इलाके में वन पंचायत हैं और कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह आंदोलन सफल रहा। अब यही परंपरा चलती आती है कि अपने हक आजमाने के लिए, जिसका नतीजा होता है चिपको आंदोलन 1970 के दशक में। ठीक, तो 1970 में भी जब चिपको आंदोलन शुरू होता है 73 में, और 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ के, वो खुद पहाड़ के हैं। तो वो कहते हैं कि ये आपकी बात सही है कि जंगल से अगर कोई लकड़ी निकलेगी तो उस पर पहला हक समाज का होगा, बाहर की कंपनियों का नहीं। सो फॉरेस्ट फेलिंग उत्तराखंड में अबव द हाइट ऑफ 1000 मीटर्स बैन कर दिया गया। सिर्फ लोगों के जो परंपरागत हक हैं वही उनको मिलेंगे और किसी को नहीं। तो ये जो एक लंबी परंपरा चली आ रही थी कि हक के लिए लड़ना है, ये तो उत्तराखंड ने रास्ता दिखाया। और बाद में हक लेने के बाद फिर आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में इनके नेतृत्व में, दशोली ग्राम स्वराज मंडल के नेतृत्व में, और भी जो सुंदरलाल बहुगुणा जी का था, और वहाँ कुमाऊं में जो लक्ष्मी आश्रम, कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल और बेरीनाग मंडल इत्यादि, इन सब ने अपनी अपनी जगह पर लोगों को इकट्ठा करके जो वन कट चुके थे उनकी पुनर्स्थापना का काम किया। और वो वन लोगों ने ही मैनेज किए हैं अंडर द वन पंचायत। अब जाकर वन पंचायत को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस को बदल कर। अब उसका सरकारीकरण हो गया है। लेकिन हिमाचल में एक खासियत रही है, खासकर इस इलाके में जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं, कांगड़ा वैली में। हमारे पीछे धौलाधार के पहाड़ हैं, शायद दिखाई देते हो। तो धौलाधार पहाड़ पर हमेशा बर्फ़ रहती थी, अब तो कम रहती है, लेकिन एक समय था जब कभी भी आओ साल में आपको बर्फ़ दिखाई देगी। और इसलिए यहाँ से खूब पानी बहता है, साल भर पानी आपको मिलेगा यहाँ। यहाँ के जो नदी नाले हैं वो कभी सूखते नहीं हैं। इसलिए यहाँ घाटी काफ़ी चौड़ी भी है, तो यहाँ पर अच्छी खूब खेती होती है। लोगों के जंगल भी आप चारों तरफ देखिए तो यहाँ पर पेड़ अच्छी तरह से उगे हुए हैं। तो ये सब अभी भी काफ़ी हद तक रहा है। लेकिन जिन कई इलाकों में अब जो लोगों के हक हकूक़ हैं उनको कमज़ोर किया गया है।
मुझे याद आता है कि मैंने एक इतिहास की किताब पढ़ी कि एक समय यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध नहर है, जिसे कूल कहते हैं। तो उस कूल का स्वामित्व तो लोगों के पास है, और वो नहर बनी थी शायद अकबर के ज़माने में, अभी तक जिंदा है। ऐसे मुझे याद आता है कि 57 गांव तक पानी पहुंचाता है सिंचाई के लिए। तो उस नहर पर या पड़ोस की नहर में आर्मी अपने पानी निकालना चाहता था, तो एक छोटी सी बांध बनाकर वो पानी लेना चाहते थे। लोग लड़े उनसे, कहा कि ये पानी तो हमारा है, इस पर हक तो हमारा है। तब फिर कोर्ट में ये जब केस गया तो कोर्ट में लोगों की तरफ से वकील ने पेश किया कि ये जो हक की बात कर रहे हैं ये तो लिखित रूप में है, इस पर अनुबंध हुए हैं और सरकार ने ये स्वीकारा है कि ये हक इनके हैं। तो वो क्योंकि लिखित रूप में थे इसलिए कोर्ट ने उसका आदर किया और कहा कि ये हक इनके हैं। अब वो सब बदल गया है। अब छोटे छोटे नदियों नालों पर भी छोटे छोटे बांध बन रहे हैं, लोगों की लड़ाई चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही। आजकल सरकारों के कान बंद हो चुके हैं, आंखें बंद कर ली हैं उन्होंने और बोलते भी नहीं हैं, बस अपना जो करना है करते हैं। एक बहुत बड़े पर्यावरणविद हुए अनुपम मिश्र, वो कहते थे कि पर्यावरण समस्या का समाधान लोक शक्ति के पास है। राज शक्ति हमेशा से वो किसी न किसी वजह से लोक शक्ति के अगेंस्ट काम करते रही है, खासकर पर्यावरण का जो मामला है। और आपने खुद भी देखा उत्तराखंड के प्रयास के वजह से कि जन चेतना या लोक शक्ति ही पर्यावरण से और पर्यावरण की चुनौतियों से किसी भी समाज का सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरा दूसरा जो आपका फेज रहा है एक्टिविज़म का, स्टडी के बाद की जो एक्टिविज़म है, उसमें आप शहरीकरण को कैसे देखते हैं? आजकल पर्यावरण के चुनौतियों को सबसे पहले लोगों ने कोशिश करके समझने का प्रयास किया, तो उसमें एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो नैरेटिव थी उसको माना गया कि वो पर्यावरण का नुकसान करने वाला। अब देखा गया है कि कई सारे देशों में पॉपुलेशन श्रिंकेज हो रही है। इनइक्वालिटी के सवाल के जगह पॉपुलेशन का सवाल बिल्कुल छोटा बन जाता है। तो शहरीकरण और जिसको खनन कहते हैं हम, क्रोनी कैपिटलिज्म, तो ये दो जो महत्वपूर्ण चैलेंज है, उसमें पर्यावरण आंदोलन कैसे उसको देखता आ रहा है या समझता है, या जो आपने कहा कि लोगों के सामने पर्यावरण आंदोलन के सबसे बड़े जो कंस्ट्रेन है शहरीकरण, उसको कैसे जनता समझ रही है? अभी आपने हिमाचल का नाम लिया, तो हिमाचल भी धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है, और उसमें पर्यावरण की चुनौती कितनी बड़ी हो रही है और कैसे इसका क्या उपाय होगा, क्योंकि लोगों के अंदर प्रवृत्ति तो धीरे धीरे प्रॉफिट ओरिएंटेड होते जा रही है। तो उस स्थिति में लोगों के मनोबल को और लोगों को जागरूक कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या प्रयास करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आप कारण बताइए कि शहरीकरण के वजह से पर्यावरण क्यों बिगड़ता जा रहा है, और दूसरा इसके क्या उपाय हैं? जी। शहरों में आप देखते हैं कि शहरों के अंदर तो खेती नहीं होती है, शहरों के अंदर
इतने बड़ी बड़ी झीलें भी नहीं होती हैं कि भाई वहीं से पानी आ जाए, है ना। तो इसलिए शहर में जो भी रोज की जीवन के लिए हमें जो संसाधन चाहिए, पानी और भोजन ही ले लीजिए, हवा तो फिर भी अभी मिल रही है, तो वो वहाँ से उत्पन्न ना होकर कहीं बाहर से आते हैं। अब मैं बम्बई का उदाहरण देता हूँ। मेरे बचपन में बम्बई का पीने का पानी जो था 5 झीलों से आता था। उसके पड़ोस में 5 झीलें थी। IIT बॉम्बे के पड़ोस में 2 झीलें थी, वहाँ से बम्बई का पानी आता था। अब आज की तारीख में नए नए बांध दूर दूर नदियों पर बनाकर जैसे ही बम्बई फैलता गया और आबादी बढ़ती गई, तो उस जहाँ से पानी लाना है वो भी और फैलता गया, वो क्षेत्र भी फैलता गया। जहाँ से सब्जी अनाज वगैरह आता है वो भी क्षेत्र फैलता गया, ठीक है। और बम्बई में क्योंकि इतना आबादी अब बढ़ गई है, करीब 2.25-2.5 करोड़ के करीब होगी, और उसके बिल्डिंगें बनाने के लिए और कंपनियों के बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज जो भी है, इतनी इमारतें बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, ये सब फिर खदानें भी फैलती हैं, ठीक है ना। और खदानें कहाँ फैलेंगी? जहाँ लोग बसे हैं, जंगल होगा या कोई इलाका होगा, रिहायशी इलाका होगा, वहाँ से लोगों को उठाया जाता है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े बांध जो बन रहे हैं, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या लोगों के पीने के पानी के लिए या बिजली के उत्पादन के लिए, तो ये ज़्यादातर जो इसका बेनिफिट है वो नीचे जाता है, डाउनस्ट्रीम जाता है, और वहीं पे शहर ज़्यादा बसे होते हैं। अब जब मैं उत्तराखंड का इतिहास देखता हूँ तो मुझे ये समझ आती है कि 1962 तक, जब तक सड़कों का जाल बिछना नहीं शुरू हुआ, तब तक लोग अपने गांव में रहते थे। उनके जंगल और उनकी खेती और उनके जो झरने पानी था वो पर्याप्त था, ठीक। अब जब जंगल कटने लगते हैं तो उसका पहला असर खेती पे पड़ता है, क्योंकि उससे चारा नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो जानवर कम खाते हैं, फिर गोबर कम मिलता है, तो उत्पादन घटता है। उत्पादन घटता है तो परिवार तय करता है कि भाई ये पुरुष है, अरे भाई तुम जाओ कहीं से कुछ पैसा कमाओ, घर भेजो, ताकि हम दुकान में जाके बाकी 3 महीने का अनाज खरीद सके। अब जब वो पुरुष चले जाता है तो उसके काम का बोझ, उसके श्रम का बोझ महिला पे आता है। महिला पे आता है तो वो बेचारी कितना काम करेगी? तो वो क्या करेगी? वो एक गाय को छोड़ देगी। एक गाय को छोड़ेगी तो उसके खेत का उत्पादन कम होगा, उसको अब 3 महीने की जगह 6 महीने का भोजन बाहर से खाना है। तो इस तरह से इट्स ए डाउनवर्ड स्पाइरल। और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आप मैदानी क्षेत्र में खेती के लिए देखते हो, नहरें बनती हैं, बांध बनते हैं, ये सब होता है, वो इन्वेस्टमेंट पहाड़ में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो विकास का जो मॉडल था उसमें सरप्लस जनरेशन की ज़रूरत थी। और पहाड़ में तो इतनी ज़मीन ही नहीं है कि आप सरप्लस जनरेट करोगे, तो इसलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं गई। आइडिया यही था कि इन्वेस्टमेंट कम होगी, उत्पादन कम होगा, लोग निकलेंगे, श्रमिक निकलेंगे वहाँ से, जो हमारे शहरों में आके श्रम देंगे, तो इससे हमारी श्रम की कीमत कम रहेगी और इंटरनेशनल बाज़ार में हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज रहेगा। तो इस तरह की नीतियों की वजह से ये पहाड़ में से लोग पलायन करने लगे। तो इसको जो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ये शहरों का पुल फैक्टर कम है
पुश फैक्टर गांव का ज़्यादा है। और ये ख़ास तौर पर उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ लगभग 10% गांव जो है वो पूर्ण रूप से खाली हैं। दे आर कॉल्ड घोस्ट विलेजेस। हाँ, अब हिमाचल में जो पहले मुख्यमंत्री थे YS परमार, बहुत ही विवेकशील व्यक्ति थे। वो जानते थे गरीबी क्या है और वो कभी उसको मतलब उसको नज़रअंदाज नहीं करते थे। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सादगी वाले जीवन के व्यक्ति थे। तो उनका शुरू से ये रहा था कि जो किसान है उसकी आमदनी कैसे बढ़ानी है। उन्होंने ही सोलन में जाकर यूनिवर्सिटी से रिसर्चर्स को कहा कि हमारे यहाँ सेब हो सकता है कि नहीं। यूनिवर्सिटी वालों ने जब कहा हो सकता है तो कहा आप मुझे शोध करके बताइए कि हम यहाँ पे सेब पालन कैसे बढ़ाएं और उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो हिमाचल की पूरी इकॉनमी जो डेवलप हुई वो सेब के उत्पादन पे डेवलप हुई, ये आप जानते हो। ठीक है ना। एक बात तो अब हिमाचल में जो शहरी पॉपुलेशन है वो मेरे ख्याल में लगभग 10% है या 10 से भी कम होगी, लगभग 10%। और उत्तराखंड में 28% होगी या 30% होगी। क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह का विवेकशील व्यक्ति कभी उनको शायद बहुगुणा के बाद मिला ही नहीं, जो सोचता था कि पहाड़ के जीवन के लिए क्या ज़रूरतें हैं। तो वो जल्दी गांव खाली हुए हैं वहाँ पर। तो ये पुश फैक्टर हमें बहुत तेज़ी से देखने को मिला है वहाँ पर। और 90 के दशक में जब से लिबरलाइजेशन आया है तो ये परिस्थिति और गंभीर हुई है। ये जो मॉडल है इसके असर और तेज़ हुए हैं। आपने देखा कि जो पर्यावरण की चुनौती में खासकर जो शहरीकरण की प्रक्रिया है वो पहाड़ के जीवन को किस तरह से बदल रहा है, और उसमें सबसे बड़ा जो पक्ष है वो विकास का पहलू, विकास का दर्शन। और विकास का दर्शन में पूंजीवाद दिखता है, और उस पूंजीवाद ने किस तरह से समाज की समरसता को ख़त्म करने का प्रयास किया है। हम लोग चाहते हैं कि जब कोई पर्यावरणविद डेवलपमेंट की बात करता है तो उसको एक कंजर्वेटिव के तरीके से देखा और समझा जाता है, और ये समझ लोगों के बीच में क्यों पनप रहा है, कैसे पनप रहा है, उसकी चर्चा तो हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन पर्यावरणविद को एंटी डेवलपमेंट क्यों बोला जाता है, इसके पीछे की क्या साजिश है, तो उस पे आप कुछ अपना टिप्पणी दें। आपने शायद सुना होगा, कुछ सालों पुरानी बात हो गई है, लगभग सन 2000 के आसपास की बात होगी। तो मध्य प्रदेश में एक नदी है शिवनाथ नदी, और वो शिवनाथ नदी किसी कंपनी को बेच दी गई। अब उस नदी पर लोग पानी लेने आते थे, कपड़े धोते थे, नहाते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, सब कुछ होता था। और अचानक इस कंपनी के पहरेदार आते हैं और कहते हैं आप यहाँ से पानी नहीं ले सकते हो, आप यहाँ पे नहीं नहा सकते हो। तो उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया। अब ये जो आज जो उदारवादी लिबरलाइजेशन का जो मॉडल है, उसमें तो छीना झपटी हो रही है कि समाज के या देश के जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उस पर पूंजीवाद का कब्जा कैसे हो जाए। इसलिए अगर मैं गांव को खाली कर देता हूं तो फिर कल को जाके मैं वहां पे रिजॉर्ट बना सकता हूं ना। ठीक है। अगर नदी है तो नदी के किनारे भी अच्छे रिजॉर्ट बन सकते हैं। अगर मुझे वहाँ पर रेत निकालनी है तो फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, अगर गांव खाली हो जाएगा तो इस तरह से ये जो है ये केवल प्राकृतिक संसाधनों पर कुछ चंद लोगों का, कॉरपोरेशंस का छीनने का जो
इरादा है उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से हमारे पर्यावरण कानूनों को लचीला बना दिया है, लचीला क्या बनाया, उसको बिल्कुल अपंग बना दिया है उस पूरे तंत्र को। ना तो अगर सबसे पहले तो आप लॉज को वीकन कर दीजिए, फिर आप अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो उसका बजट कम कर दीजिए, उसके जो साइंटिस्ट हैं उनको कम कर दीजिए, ठीक। और जो अनुदान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिलता है या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को मिलता है, उस अनुदान को आप कम करते जाइए। तो ये लोग क्या करेंगे? किस तरह से हमारी ये सोच और समझ बढ़ेगी? और अब जब इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है इन चीज़ों पर नए रिसर्च करने की, क्योंकि पर्यावरण पूरे विश्व का बदल रहा है ना। आप मौसम देख रहे हो, मौसम परिवर्तन इतना कठिन हो रहा है, तो हम लोग कैसे परिवर्तित मौसम में अपना जीवन बदलेंगे, किस ढंग से हमें जीना चाहिए, ये सब तो नए शोध हैं। अब देखिए ना, बम्बई में कितनी आबादी को वहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे, जो समुद्र के तट पे इतने बड़े बड़े मंजिल बने हुए हैं। जब वो उसका लेवल राइज करेगा ओशन का, तो क्या होगा बम्बई का? रिस्क कितना बढ़ गया, सब बढ़ा है। तो लेकिन इस पर जब तक हम लोग शोध नहीं करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स खोजेंगे नहीं, तो कैसे इसका सामना कर पाएंगे? इतने बड़े परिवर्तन पहाड़ों में हो रहे हैं। सरकार ने 2012 में एक कानून बनाया कि जितने भी नेशनल हाईवे बनेंगे वो 10 मीटर चौड़े डामरीकरण वाली सड़क होगी, ठीक है। ये कानून बन गया। 2018 में एक परिवहन मंत्रालय ने, सड़क मंत्रालय ने एक अध्ययन करके एक नया नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि ये पिछले 5-6 सालों का जो अनुभव है पहाड़ के क्षेत्र में, उससे हमें समझ बनी है कि पहाड़ में इतनी चौड़ी सड़क नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। उसकी वजह से भूस्खलन बढ़ा है, सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, यात्रियों की मौत हो जाती है, इत्यादि इत्यादि। उसने कई चीज़ें गिना दी और कहा कि ये सब देखते हुए अब इस पहाड़ के क्षेत्र में 5.5 मीटर चौड़ी सड़क होगी। लेकिन सरकार ने इस नियम का पालन नहीं किया है और कोर्ट के माध्यम से इसको बदलवा दिया। वापस 10 मीटर चौड़ी सड़कें बन रही हैं और आए दिन पहाड़ में आप देख रहे हो जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है। तो ये टूरिज्म बढ़ा रहे हो कि पर्यावरण का नाश कर रहे हो? तो जीवन तो मेरा पर्यावरण पर निर्भर है, टूरिज्म के तो मेरे पास और भी उपाय हैं। नहीं, अभी आपने बिल्कुल सही संदर्भ लेके आए। जोशीमठ की त्रासदी के बारे में हम आपसे राय मांगते हैं और उसमें भी हमने देखा कि दीनबंधु में, अखबार में, अनुपम मिश्र 1978 में एक आर्टिकल लिखते हैं और उसमें ये विवरण देते हैं कि 1864 में कैसे 450 आबादी थी जोशीमठ की, फिर तकरीबन 1974 में 2000 के आसपास हुई। अब इस टूरिज़्म के वजह से लगभग लाखों, 3-4 लाख हो गए, 25,000 लगभग 25,000। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आते भी हैं टूरिज़्म के अलावा। लगभग 10-15 हज़ार यात्री रोज वहाँ रुकते हैं टूरिज़्म सीज़न में। जी। तो ये जो सरकार बार बार ऐसे जगहों को प्रमोट कर रही है और ज़बरदस्ती सिर्फ कुछ प्रॉफिट के वजह से, और ये तो हम जानते हैं कि ये जो तत्कालीन सरकार है, इनको बड़े बड़े पोस्टर पे बड़े बड़े बैनर और उस बैनर पे बड़े बड़े इवेंट, और उस टूरिज़्म के वजह से जो पर्यावरण संकट है उसमें किस तेज़ी गति से बढ़ते जा रहे हैं। और इसी से मिला जुला जो सवाल है वो ये है कि ये जो सरकार बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है,
प्रकृति को अपने करीब प्रोजेक्शन करती है कि हम प्रकृति के बहुत करीब हैं, बावजूद इसके जिस तरीके से कानून में फेरबदल करके और काफ़ी उग्र तरीके से क्रोनी कैपिटलिज़म को बढ़ाया जा रहा है, और एक जो नया विमर्श यहाँ देखने को मिला है कि एक तरफ डेवलपमेंट हो गई है और दूसरे तरफ इन्वायरमेंट, तो ये डाइकोटमी को सरकार ने कैसे बनाया है, और इसमें आप आज की सरकार की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं उसका अगर कुछ आप संक्षिप्त वर्णन करें, जिससे ये स्पष्ट हो कि जानबूझकर सरकार जो है पर्यावरण के चुनौतियों को बढ़ाने का काम कर रही है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक पर्यावरण और सतत विकास की बात है, तो ये सरकार न केवल दृष्टिहीन है लेकिन विवेक और बुद्धिहीन भी है, पूर्ण रूप से। और ये जो मर्जी कह लें, साफ बात ये है कि इट इज़ एन एंटी एनवायरनमेंट गवर्नमेंट। ठीक, अब मैं आपको ये स्पष्ट करता हूँ। हाँ, एक बात और, लोगों के जान की इनको कोई कदर नहीं है। जोशीमठ की समस्या की पहचान पुरानी है। 1962 के बाद वहाँ पे सड़क आई, मोटरेबल रोड, वहाँ पर आर्मी की एनकैंपमेंट हुई, वहाँ पर आबादी बढ़ी, ठीक, और 1976 में आते आते भूस्खलन की समस्या भी शुरू हुई। और ये कैसा इलाका है, संवेदनशील इलाका है उसके भूविज्ञान की दृष्टि से, और इसमें क्या उपाय होने चाहिए, ये सब उस समय जो समिति बनी थी, मिश्रा कमेटी उसको कहते हैं, तो उसने बड़े सरल उपाय दिए थे। उसमें चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, लेकिन उनका कोई पालन नहीं हुआ। और धीरे धीरे पूरे अनुभवों को नज़रअंदाज करके पर्यटन बढ़ाया गया है पिछले 10 सालों में। बद्रीनाथ का पर्यटन की मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरे कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद सन 2000 या 2002 के आसपास सीज़न में लगभग 75,000 यात्री बद्रीनाथ तक जाने लगे थे। 2013 के आते आते ये शायद डबल हो गया था। और अब सरकार चाहती है कि इस साल लगभग 30 लाख लोग ये 4 धाम की यात्रा करें। लगभग इस तरह के उसके आंकड़े हैं, मेरे नंबर अब मुझे याद नहीं है। अब इतना जब यात्री आएंगे तो व्यवसाय बढ़ेगा, लोग अपने घर बनाएंगे, दुकानें खोलेंगे, होटल खोलेंगे। पहाड़ तो वही है, संवेदनशील, और उसके अंदर आप एक टनल भी बना रहे हो एक हाइड्रो पावर के लिए। तो जो कमज़ोर पहाड़ पहले से ही कमज़ोर है, उस पर जब आप इतना वज़न और इतना प्रेशर डालोगे तो पहाड़ तो हिलेगा ना। तो ये सब बातें समझ आती रही हैं समाज को, और समाज आंदोलनरत रहा है उस इलाके में, जोशीमठ में, सन 2003 से। लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनती है। और इसमें दोनों कांग्रेस की सरकार भी नहीं ध्यान दे रही थी। हाँ, ये ज़रूर था कि कांग्रेस के समय हमारी सुनवाई हो जाती थी, बातचीत हो जाती थी, सिविल सोसाइटी का एक प्रेशर रहता था, कुछ हद तक समझौते होते थे, ठीक है।
लेकिन ये जो सरकार है ये तो बिल्कुल डायलॉग, संवाद की संभावना ही ख़त्म कर दी है। न केवल मंत्री से संवाद होता है, वो नहीं बोलते हैं कुछ, अगर हम डीएम तक भी जाएं तो डीएम भी नहीं सुनता है या सुनती है। ये परिस्थिति है आज समाज में। और जोशीमठ में बड़ी गंभीर स्थिति आज भी बनी है। जब शुरू में जब ये समस्या उभर कर बहुत गंभीर रूप से सामने आई 3 जनवरी को, तो सरकार ने कहा हम 4000 टेम्पररी शेल्टर बना देंगे और लोग वहाँ रहेंगे। फिर ये हुआ कि अरे ज़मीन तो है नहीं, अच्छा हम फलाने गांव में हम 15 मॉडल हाउसेस बना देंगे और वहाँ पर लोग शिफ्ट कर जाएं। अब 15 मैं बहुत सा टेम्पररी शेल्टर्स अपने समय में मैं बना चुका हूँ। टेम्पररी शेल्टर बनाने में समय नहीं लगता है। और हम तो सोचते थे 15 घर बनाएंगे, इतना बड़ा तंत्र है तो ये तो 10-15 दिन में मॉडल बन जाएंगे। ये तो महीने लगा दिए। और फिर जब लोगों को बताया कि फलाने गांव में, तो लोग कहा कि हम वहाँ अगर रहेंगे तो हम व्यवसाय यहाँ कैसे करेंगे। और आज तक वो 15 घरों में कोई गया ही नहीं। इस बीच में लोगों को कहा कि अच्छा ये 836 घर या 868 घर हैं, ये बिल्कुल अनसेफ हैं, इन पर क्रॉस मार दिया और कहा लोगों को कि आपको हम वैकल्पिक अकोमोडेशन दे देंगे। होटलों में एक परिवार को एक कमरा दिया। अब आप सोचिए, कहाँ तो बड़ा घर किसी के पास, उसको एक कमरे में आप रहने को कह रहे हो। खैर किसी तरह लोग रह रहे थे, जबकि अप्रैल के अंत में इनको नोटिस आ गया कि इसको खाली करना है क्योंकि अब यात्रा शुरू हो गई है। लोग धरने हुए, विरोध हुआ, तो 31 मई तक इनको समय दिया गया। 31 मई के बाद कहाँ जाएंगे वो लोग? वही घरों में गए हैं जिनको अनसेफ कहा आपने। कोई चारा ही नहीं है। और इस बीच में सरकार ने कुछ नहीं किया। शुरू में कहा कि नहीं, हम इस पे शोध करके बताएंगे कि क्या इसका उपाय हो सकता है। 8 बड़े बड़े संस्थानों को कहा कि आप इस पर तुरंत शोध कीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट दो कि कैसे सुरक्षा होगी जोशीमठ में। 1 महीने के बाद जब आती है रिपोर्ट, तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है। जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो आज तक ये नहीं बताया कि फाइनल रिपोर्ट में है क्या। और ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उसमें जो बातें लिखी होंगी, अगर ईमानदारी से लिखी होंगी, तो यही लिखा होगा कि यहाँ पर विकास के कारण कई दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ी है, पर ये बता नहीं रहे हैं। और अब जो है बरसात का समय आ गया है, अब फिर से नई दरारें खुल रही हैं, नए गड्ढे बन रहे हैं जोशीमठ में, और लोग भयभीत हैं। लेकिन क्या उनके पास लाचार हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं बेचारे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उनकी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों की जान की इनको कोई चिंता नहीं है। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल शिक्षण संस्थानों को लेके, और ख़ासकर जो एनजीओज़ एक्टिविस्ट हैं, जो पर्यावरण आंदोलन के साथ अपने को जोड़ के रखते हैं और पर्यावरण आंदोलन की साधना करते हैं, तो उनके लिए आप क्या रोड मैप देंगे कि जनशक्ति का निर्माण कैसे किया जाए और पब्लिक प्रेशर कैसे बनाया जाए, और उससे भी ज़्यादा ऐसे क्या शोध किए जाए जिससे जन चेतना का निर्माण हो और जिस वजहों से हम पर्यावरण चुनौतियों को कम कर सकते हैं। इसमें पहले तो ये समझना होगा कि आज जो भी सतत विकास चाहते हैं दिल से, उनको क्यों एंटी डेवलपमेंट कहा जाता है। ये एक तरीका निकाला था आंदोलन को कमज़ोर करने का कॉरपोरेशंस और सरकारों के द्वारा। जब 80 के दशक में 2 बहुत बड़े आंदोलन हुए, नर्मदा आंदोलन और टिहरी आंदोलन। हाँ, उस समय ये एक
नैरेटिव निकाल के लिखे हैं, विकल्प निकाला कि इनको कहो कि ये एंटी डेवलपमेंट है। लोगों को कहो कि देखो हम तो आपको नौकरियां दे रहे हैं और दिलाएंगे, लेकिन वास्तव में मैं कई बार कहता हूं कि देखिए उत्तराखंड में जो पहले बांध बने हैं वो उत्तरकाशी जिले में बने हैं और टिहरी जिले में एक ये बड़ा बांध बना है। तो अगर हम इनकी बात मान लें तो उत्तरकाशी और टिहरी की जो ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट है वो तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो सबसे कम है। ऐसा फिर आप बताइए क्यों, अगर आप इसी को विकास कहते हो। चलिए, आपने पर्यावरण का मान लो दोहन कर दिया, और दोहन करने के बाद जो आपने पैसा कमाया है, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, आपने उसको स्कूल बढ़ाने के काम में लगाया, अस्पताल बढ़ाने के काम में लगाया, लोगों के स्वास्थ्य को सुधार के लिए लगाया, तो मैं फिर भी कहूँगा चलो कुछ तो निकला। लेकिन निकला क्या? पूंजीपतियों की आमदनी देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है इस देश में, और गरीब वहीं का वहीं। 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में खाना खिला रहे हो। 20 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे चले। तो ये असलियत जो है ये क्लियर दिखाता है कि ये जो अपने आप को डेवलपमेंटलिस्ट कहते हैं वो भी डेवलपमेंटलिस्ट नहीं है, दे आर बेसिकली एंटी एनवायरमेंटलिस्ट। अच्छा, एक बात तो ये हुई। अब देखिए कि अब इनकी ये एक प्रक्रिया है लड़ाई लड़ने की कि लोगों को विभाजित कर दो। तो कुछ लोगों को नौकरियां दे देते हैं, अच्छा तुम टैक्सी चलाओ, अच्छा तुमको हम ये फलानी जगह पर सुपरवाइज़र का काम दे देंगे। बांध बन जाएगा तो फिर क्या होगा, सड़क बन जाएगी, फिर क्या होगा, इनको कोई नौकरी मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। सड़क निर्माण, आज से 20 साल पहले जब सड़क बनती थी तो किसी भी जगह आप देखते थे हज़ारों लेबर लगी हुई है। आज आपको 50 लोग नहीं दिखाई देंगे, सब काम मशीनों से हो रहा है। देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल टोटल। तो अब हमें हमारी अगर एक्टिविस्ट को सफल होना है तो समाज को जोड़ना और कठिन तो हो गया कि ये जो नीति है ना, डिवाइड एंड रूल। तो अब हमें क्या करना है कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उस पर काम तो अवश्य करना चाहिए। अपने बड़े ऊंचे ख्याल लेके छोड़ दीजिए, लोगों की बेसिक नीड्स पर काम कीजिए, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लोगों के हक की लड़ाई लड़िए, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और वही एक तरीका है। ये तो मैंने भट्ट जी से, चंडी प्रसाद भट्ट से 81 में सीखा था। वो बार बार कहते थे कि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उस पर काम करो। तो दैट इज़ द वे इन विच वी कैन वर्क विद द लोकल पीपल, और उस तरह से उनको संगठित भी किया जा सकता है। और फिर अगर आपने लड़ाई शुरू की है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सफलता कैसे पानी है। और जब तक सफलता ना मिले तो अर्जुन की तरह बिल्कुल मछली की आंख के ऊपर ही आपकी आंख टिकी हुई है, आप टस से मस नहीं होगे। अब आप देखिए कि 2009 में पहली बार प्रोफेसर GD अग्रवाल के आंदोलन की वजह से 3 बांध भागीरथी पर निरस्त हुए, कैंसिल किए गए। एक तो बन रहा था, 600 करोड़ रुपया खर्च हो चुका था, तो भी सरकार मान गई। ये कांग्रेस सरकार का भी एक उदाहरण है, मान गई, 3 बांध कैंसिल किए। अच्छा, अलकनंदा और भागीरथी के जो बेसिन है उनमें कुल 70 बांध की योजना थी सरकार की। उन 2013 में जब ये केदारनाथ त्रासदी हुई है, आपदा हुई, तो तब 19 बन चुके थे, 51 बाकी रहे।
जीडी अग्रवाल का आंदोलन चलता रहा, उसके साथ लोग भी आंदोलन करते रहे, उसके अलावा कई साइंटिस्ट भी जुड़ गए उनके साथ इत्यादि। इस सब के कारण इतना प्रेशर बना है कि अगस्त 2021 में भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट देती है, कहती है कि 7 बांध ऐसे हैं इन 51 में से जिन पर आधे से ज़्यादा काम हो चुका है तो वो झूठ, लेकिन कह दिया उन्होंने। तो हमें आप अनुमति दीजिए ये 7 बांध बनाने के लिए, बाकी 44 जो हैं, 44 जो हैं, वो उनको हम निरस्त कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इसकी खबर नहीं है कहीं भी। एक जो आखिरी सवाल है कि पर्यावरण आंदोलन में जो फ्रेगमेंटेशन है, एक तरफ हम देखते हैं कि यमुना बचाओ गंगा बचाओ अभियान से जुड़े हुए साथी बिल्कुल अलग विचारधारा के हैं और उसमें बहुत अलग तरह के लोग भी हैं, और पेड़ बचाओ वनस्पति जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए अलग। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है, और उधर जब देखते हैं तो खनन माफिया से साथी जो लड़ रहे हैं वो बिल्कुल अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसको कैसे एक पॉलिटिकल फोर्स कैसे बनाया जा सकता है, और उसके प्रयास कैसे सामने आएंगे, और वजह क्या है इन सारे? एक समाधान है पर्यावरण का, और हर व्यक्ति अलग अलग विचारधारा के साथ अलग अलग तरीके से वो लड़ाई जो लड़ रही है, तो उसमें जो जनशक्ति और जो सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है सफल आंदोलन का, उसमें कहीं ना कहीं वो कमी दिख रही है। और उसमें उसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल है कि गांधी के दर्शन कैसे एक इम्पॉर्टेंट फ़िलॉसफी हो सकता है इन लोगों को आपस में जोड़ने का। इसमें देखिए, बिना जंगल के नदी नहीं बह सकती है साल भर। आम लोग ये सोचते हैं कि यमुना गंगा ये सब तो ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है, तो इसलिए इसके पास हर समय पानी बहता है। भागीरथी गौमुख से चलकर देवप्रयाग तक 175 किलोमीटर की दूरी पूरी करती है। उसी तरह अलकनंदा नदी जो है सतोपंथ ग्लेशियर से लेकर देवप्रयाग तक लगभग उतना ही दूरी पूरी करती है। लेकिन जो गंगा में देवप्रयाग पर जो वार्षिक बहाव है, ग्लेशियर की कंट्रीब्यूशन कितनी है उसमें? कुल 27%। बस बाकी पानी कहाँ से आ रहा है? ऊपर वर्षा से आ रहा है। वो पानी आता है पेड़ों पौधों के माध्यम से धीरे धीरे धरती के अंदर जाता है, और जहाँ पर ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी को अपने अंदर समा लेते हैं कुछ समय के लिए, और उसे धीरे धीरे फिर छोड़ देते हैं, इसलिए पानी साल भर बहता रहता है। तो ये गलत फहमी है। जो नदियाँ हमारी साल भर चलती हैं उनमें पानी रहता है, वो जंगलों की वजह से है। तो जो लोग नदियों पे काम करते हैं वो इस तथ्य को जानते हैं, तो वो जंगल को भी बचाने का काम करते हैं। ठीक है। और ये केवल सिर्फ पहाड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप यूपी के जंगलों को ले लीजिए, वो जो इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनी हुई हैं, उनका एक बुनियादी काम ये है कि धीरे धीरे पानी को रिज कर वो नदी में बहाना है, भूजल के रूप में वो नदी में आता है। तो अगर रेत का खनन, रेत के खनन से न केवल लोगों की ज़मीन को नुकसान होता है जो नदी के किनारे रहते हैं, जानवरों का नुकसान होता है, लेकिन नदी का भी नुकसान होता है, क्योंकि वो जो पूरी उसकी जो बाढ़ क्षेत्र है, न केवल तट लेकिन तट के आगे जो बाढ़ क्षेत्र है नदी का, वो एक तरह से स्पंज है,
वहाँ पर रेत बिछाई जाती है बाढ़ के समय, और वो रेतीली ज़मीन जो है वो पानी को सोखती है और धीरे धीरे वर्षा के पानी को, बाढ़ के पानी को भूजल बनाकर नीचे छोड़ती है नदी में। ठीक, तो इसलिए वही जो नदी की चिंता कर रहे हैं वो रेत के खनन की भी चिंता कर रहे हैं। तो ये आपकी समझ जो है थोड़ी कमज़ोर है। और ये सब बातें जो हैं, जैसे अब एक इंडिया रिवर्स फोरम है, हर दूसरे वर्ष इनका कार्यक्रम दिल्ली में होता है। पूरे देश भर से 200-300 लोग आते हैं, 3-4 दिन बैठक होती है, उसमें शोधकर्ता होते हैं, उसमें एक्टिविस्ट होते हैं, उसमें जो पीड़ित लोग हैं वो भी आते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। और वहाँ पर ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। और आखिरी दिन में फिर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं पर्यावरण मंत्रालय के, यहाँ तक कि मंत्री तक को आमंत्रित किया जाता है कि अब आप संक्षिप्त में सुनिए कि यहाँ से क्या निचोड़ निकला है और आप बताइए कि आप क्या करने वाले हो। तो इस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिशें तो हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दूसरी तरफ से भी वो समझदार हो गए हैं, उनको पता लग गया है कि इन आंदोलनकारियों को कमज़ोर कैसे करना है, इनको विभाजित करो और समाज को इनसे अलग करने का प्रयास चलता है। फिर इनके बीच में भी गुमराह करने के बड़े प्रयास हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कुछ समय एक कोई वो क्या कहता है अपने आप को, जगत गुरु है कोई, क्या कहता है, जगत गुरु, सदगुरु जी आके कहते हैं कि मैं नदी के किनारे इतने लाखों पेड़ लगा दूंगा। अरे भाई, नदी के किनारे रेत को रहने दो, तुमको अगर पेड़ लगाने हैं तो जहाँ ऊपर जंगल नष्ट हुए हैं, जो जलागम का क्षेत्र है, वहाँ पे जाके लगाइए। तो ये सब जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान पेश करते हैं, इनको जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहना चाहिए। जो धरती पे बैठकर काम करने वाले हैं उनसे पूछो। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो महत्वपूर्ण पर्यावरण चुनौती के सवाल हैं और पर्यावरण आंदोलन के सवाल हैं, और इसके साथ साथ रवि चोपड़ा जी की जो साधना रही है पर्यावरण दृष्टि को निर्माण करने की, उन सारे संदर्भों को हमने तकरीबन 1 घंटे सुना। 1 घंटे से ज़्यादा ही समय हो गया है। तो फिर समता मार्ग के साक्षात्कार के सीरीज़ में हम दूसरे पर्यावरण विधियों को भी निमंत्रण देंगे। और एक बार फिर से हम लोग समता मार्ग की तरफ से रवि चोपड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का जो बेचारे इसको सुनेंगे इतनी देर तक। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।